अगर आपका होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन फ्लोटिंग रेट पर है तो आरबीआई का नया प्रस्ताव आपकी ईएमआई पर सीधा असर डाल सकता है, क्योंकि आरबीआई अब लोन की ब्याज दरें तय करने के पूरे तरीके को बदलने की तैयारी कर रहा है। प्रस्ताव है कि बैंकों को साफ साफ बताना होगा कि आपके लोन की इंटरेस्ट रेट कैसी तय हुई है, आरबीआई की रेपो रेट में बदलाव का फायदा आपको कब मिलेगा और बैंक लोन पर कितना स्प्रेड यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। इतना ही नहीं, 50,000 तक के जो छोटे पर्सनल लोन्स हैं और जो माइक्रो फाइनेंस लोन्स हैं उन पर ज़्यादा ब्याज और हिडन चार्जेस वसूलने पर भी लगाम लगाने की आरबीआई तैयारी कर रही है। आखिर आरबीआई का नया प्रस्ताव है क्या और इससे आपकी ईएमआई और लोन की कीमत पर किस हद तक असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, आइए विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल आरबीआई ने लोन और एडवांस की जो प्राइसिंग है उसके लिए एक कॉमन फ्रेमवर्क का यहाँ पे ड्राफ्ट प्रपोजल दिया है। इसका जो मकसद है वो ये है कि बैंक और दूसरे रेगुलेटेड लेंडर्स लोन की कीमत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से तय करें, यानी कि ग्राहक को सिर्फ ये ना बताया जाए कि उसे यहाँ पे कितने प्रतिशत ब्याज पर लोन मिल रहा है, बल्कि ये भी साफ हो कि उस इंटरेस्ट रेट को तय करने का आधार क्या है। और सबसे बड़ा बदलाव फ्लोटिंग रेट लोन्स को लेकर के प्रस्तावित किया गया। देखिए, आरबीआई चाहता है कि कमर्शियल बैंक्स के जो तमाम फ्लोटिंग रेट रिटेल या फिर पर्सनल लोन और फ्लोटिंग रेट एमएसएमई लोन्स हैं उनको यहाँ पे एक्सटर्नल बेंचमार्क से जोड़ा जाए। आसान भाषा में कहें तो लोन की ब्याज दर किसी ऐसे बेंचमार्क से जोड़ी हो यहाँ पे जिस पर बैंक का अकेले कंट्रोल ना हो, जैसे कि रेपो रेट। अब इसका फायदा क्या होगा? मान लीजिए आरबीआई रेपो रेट कम करता है, अगर आपका फ्लोटिंग रेट एक्सटर्नल बेंचमार्क से जुड़ा हुआ है और उस बेंचमार्क में कमी आती है तो आपकी क्या है, लोन इंटरेस्ट रेट में भी कमी आने का जो रास्ता है वो ज़्यादा सीधा और ट्रांसपेरेंट रहेगा। यानी कि आरबीआई की जो रेट कट का फ़ायदा है वो ग्राहकों तक यहाँ पे बेहतर तरीके से पहुँच सकता है। ये नियम अभी एनबीएफसीज पर अनिवार्य रूप से यहाँ पे लागू नहीं होगा। ड्राफ्ट के हिसाब से समझें तो एक्सटर्नल बेंचमार्क से जोड़ने की अनिवार्यता मुख्य रूप से यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स और फ्लोटिंग रेट रिटेल्स और एमएसएमई लोन्स के लिए है। एनबीएफसीज और जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास एक्सटर्नल बेंचमार्क अपनाने या फिर ना अपनाने की जो छूट है वो दी गई है। यानी अगर आपका जो लोन है किसी एनबीएफसी से है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका जो रेट है वो भी सीधे रेपो रेट जैसे बेंचमार्क से यहाँ पे जुड़ जाए। अब आते हैं आरबीआई के दूसरे बड़े फोकस पर, यानी कि स्प्रेड और लोन की जो असली प्राइसिंग है उस पर। किसी भी लोन की यहाँ पे इंटरेस्ट रेट सिर्फ बेंचमार्क रेट से तय नहीं होता, इसके ऊपर क्रेडिट रिस्क, ऑपरेटिंग कॉस्ट, दूसरे जो प्रीमियम्स हैं वो भी जोड़े जाते हैं। आरबीआई चाहता है ये पूरा का पूरा सिस्टम साफ और तय नियमों के आधार पर चले। प्रस्ताव के हिसाब से अगर आप समझें, अगर किसी बोरोवर की क्रेडिट प्रोफाइल में यहाँ पे कोई भी बदलाव होता है तो उसके क्रेडिट रिस्क प्रीमियम में यहाँ पे बदलाव किया जा सकता है, लेकिन स्प्रेड के बाकी हिस्सों को यहाँ पे आमतौर पर बार बार बदलने की इजाज़त नहीं होगी। यानी बैंक जो है वो सिर्फ अपना मार्जिन बढ़ाने के लिए यहाँ पे बिना किसी ठोस आधार के बिना यहाँ पे प्राइसिंग बदलते रहे, ऐसी गुंजाइश कम करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही फ्लोटिंग रेट लोन जो है वो लेते समय यहाँ पे ग्राहक को ये भी साफ बताया जाना चाहिए कि इसका जो बेंचमार्क है वो क्या है, इंटरेस्ट रेट कितनी बार रीसेट होने वाला है और अगली रीसेट डेट कब है। प्रस्ताव ये है कि बेंचमार्क को सामान्य तौर पर 3 महीने से ज़्यादा के अंतराल पर रीसेट नहीं किया जाएगा। यानी ग्राहक को पहले से पता रहेगा कि उसके लोन की जो रेट है कब बदल सकती है। लेकिन इस पूरे प्रस्ताव का सबसे बड़ा कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला हिस्सा है एपीआर, यानी कि एनुअल परसेंटेज रेट। अगर आप समझें, देखिए, सिर्फ इंटरेस्ट रेट देख करके हमेशा लोन की जो असली कीमत है वो नहीं पता चलती है। कई बार प्रोसेसिंग फीस और जो दूसरे चार्जेस हैं, जो हिडन चार्जेस होते हैं, वो जुड़ने के बाद बोरोवर पर पड़ने वाला जो कुल लागत है ना, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए आरबीआई ने 50,000 तक के जो पर्सनल लोन्स हैं और जो लो वैल्यू लोन्स हैं उनको मानने का प्रस्ताव दिया है। ऐसे लोन्स के साथ साथ ना माइक्रो फाइनेंस लोन्स के लिए जो एपीआर है उस पर भी यहाँ पे एक स्पष्ट सीमा तय करने की बात कही गई है। एपीआर में इंटरेस्ट के साथ दूसरे लागू चार्जेस भी शामिल होते हैं, यानी सिर्फ कम इंटरेस्ट रेट दिखा करके और बाद में अलग अलग चार्जेस जोड़कर बोरोवर से ज़्यादा पैसा वसूलने की गुंजाइश कम करने की कोशिश की जा रही है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 20,000 या फिर 30,000 का जो छोटा एक लोन है वो ले लिया है। रकम छोटी है, लेकिन अगर उसके साथ ज़्यादा ब्याज, प्रोसेसिंग फीस, दूसरे जो हिडन चार्जेस होते हैं वो जुड़ जाते हैं तो लोन की जो असली कीमत है काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। आरबीआई अब इस कुल लागत पर ज़्यादा फोकस करना चाहता है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी एक बहुत अच्छी खासी सुरक्षा
समीक्षा का जो प्रस्ताव है वो दिया गया है। देखिए, शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल लोन के लिए यहाँ पे उसके मामले में कुल इंटरेस्ट और चार्जेस प्रिंसिपल यानी कि मूल रकम से ज़्यादा नहीं हो सकेंगे, यानी कि बोरोअर पर ब्याज और जो चार्जेस है उसका बोझ अनियंत्रित तरीके से बढ़ने से रोकने की कोशिश होगी। इसके अलावा आरबीआई चाहता है कि हर रेगुलेटेड लेंडर के पास यहाँ पे लोन प्राइसिंग के लिए बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी हो। उसमें साफ लिखा जाए कि इंटरेस्ट रेट कैसे तय होने वाला है, कौन सा बेंचमार्क इस्तेमाल होगा, प्राइसिंग में बदलाव किस आधार पर किया जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है ज़्यादा स्टैंडर्ड ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश हो रही है। हालांकि यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि फिलहाल ये फाइनल रूल्स नहीं है, आरबीआई ने इसे ड्राफ्ट के तौर पर जारी किया है और इस पर 11 सितंबर 2026 तक सुझाव भी मांगे गए हैं। अब इसके बाद फाइनल गाइडलाइंस में प्रस्ताव भी हो सकते हैं। प्रस्तावित तौर पर ये नियम जो हैं 1 अप्रैल 2027 से लागू किए जा सकते हैं अगर सब कुछ सही निकलता है तो। वहीं मौजूदा लोन्स को नए फ्रेमवर्क में लाने के लिए 1 अप्रैल 2029 तक का समय जो है वो देने का प्रस्ताव है। तो देखिए, कुल मिला के आरबीआई का ये जो प्रस्ताव है, ऐसा नहीं है कि कल से हर जो होम लोन है या फिर पर्सनल लोन है उसकी ईएमआई सस्ती हो जाएगी, ऐसा प्रस्ताव नहीं है। बल्कि जो इसका मकसद है, अगर आप ये समझने की कोशिश करें, लोन की पूरी प्राइसिंग को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और स्टैंडर्ड बनाता है। कमर्शियल बैंक से यहाँ पे फ्लोटिंग लोन लेने वाले जितने भी तमाम लोग हैं उनके लिए रेपो रेट जैसे जो एक्सटर्नल बेंचमार्क हैं उससे बेहतर लिंकिंग का रास्ता बन जाता है और जिससे आरबीआई की जो रेट कट है उसका फ़ायदा ज़्यादा तेज़ी से मिल भी सकेगा। तो इन तमाम चीज़ों पे अभी विस्तार से सोच समझ के फैसला लिया जाएगा। वही छोटे जो लोन्स और माइक्रो फाइनेंस लोन्स हैं उनके लेने वाले सबसे बड़ा जो उनके लिए बदलाव है वो ये है कि अब सिर्फ इंटरेस्ट रेट नहीं बल्कि लोन की जो कुल कॉस्ट है यानी कि एपीआर है उस पर भी ज़्यादा नज़र जो है वो रखी जाएगी। यानी कि हिडन चार्जेस और ज़रूरत से ज़्यादा महंगे क्रेडिट पर लगाम लगाने की कोशिश होने वाली है। अब देखना ये होगा कि आरबीआई 11 सितंबर तक मिलने वाले सुझाव के बाद फाइनल रूल्स में क्या बदलाव लेकर के आती है। लेकिन अगर ये फ्रेमवर्क प्रस्तावित रूप से लागू होता है तो आने वाले समय में लोन लेने वालों लोगों के लिए सबसे बड़ा बदलाव यही होगा, उन्हें सिर्फ ये नहीं पता होगा कि ईएमआई कितनी है बल्कि ये भी ज़्यादा साफ हो जाएगा कि उनकी ईएमआई और लोन इंटरेस्ट रेट जो है वो आखिर तय कैसे हो रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ आपके थॉट्स कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।